चलिए स्टार्ट करें। ओके, हेलो एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ फिजिक्स। एंड ये है नीट 2024 और 25 का टारगेट करने वाले बच्चों के लिए। और ये बैच में हम लोग क्या करेंगे, किन बच्चों के लिए टारगेट है? जो 11th पास आउट हो गए हैं, 12th में जा चुके हैं, जो 12th में अपीयर कर चुके हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन, और जो 12th पास आउट हैं, ठीक है, जिन्होंने नीट का फॉर्म नहीं भरा। अगर आपने भरा है तो उससे भी आपको इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, अभी जो स्टार्टिंग चैप्टर्स होंगे उससे मई तक में कुछ तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बैच है, फाउंडेशन सीरीज का बैच है। इसमें स्पीड जो होगी वो स्लो होगी और आपके बेसिक्स के साथ चलेंगे हम लोग, फॉलोड बाई क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस लगाएंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है। और हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे हमारे वीक कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक, जिससे कि एक डिटेल्ड आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो चैप्टर जो है, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में आपके पास दो चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड करके एक चैप्टर होगा और फिर एक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके होगा। दोनों कंबाइन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो आपके दो चैप्टर का ये अकेला एक कंटेंट आपको मिलेगा, जिससे कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर के अगर नाम को थोड़ा सा स्टडी करें तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रो है और स्टैटिक, ठीक। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, क्या? चार्ज, ठीक है। तो इस इतना समझ में आता है, इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या बताया आपको? एट रेस्ट। तो इसका मतलब हो गया कि चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? चार्ज एट रेस्ट। तो एक चीज क्लियरली समझ में आ जाती है कि इस चैप्टर में जो चार्ज होगा, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो हमेशा क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये हर एक ह्यूमन बॉडी या फिर हर एक बीइंग की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो जैसे किसी की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? गुस्सा करना। किसी की प्रॉपर्टीज हो सकती है बहुत ही हंसता है या सबको हंसाता है, राइट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज, हंसमुख होना, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, जब भी कोई मैटर की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक मैटर की बात कर रहे हैं, उसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर से हमेशा जुड़ी हुई है, बिना मैटर की वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां से एक चीज समझ में आ जाती है, चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। क्या बोला कि चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक गुण है जो कि हमेशा एक मैटर के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, जिसके वजह से which produces and experience electrical and magnetic effect। इसने ये आगे कहा कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी की बात करें, कैसे इफेक्ट्स को क्रिएट करती है अपने सराउंडिंग में। ये या तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट करेगी, ठीक है, क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करेगी, या फिर मैग्नेटिक, चुंबकीय असर क्या करेगी? उत्पन्न करेगी अपने आसपास के क्षेत्र में। समझ में आया? तो एक रीजन की बात भी मैंने करी, एक चीज ऐड ऑन करी। क्या बोला मैंने? क्षेत्र, यानी कि आपको मैंने एक रीजन दे दिया कि एक सराउंडिंग का एक लिमिटेशन है, उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ठीक। आगे चल करके मैं ही कहूंगा कि ये जो रीजन है ये इनफिनिट होता है, मैं आगे चल के ये बोलूंगा, लेकिन विथ लिमिटेशन। मैंने हमेशा बोला है फिजिक्स में दो चीजें होती है, एक हाइपोथेसिस होती है, यानी कि एक हम थ्योरेटिकल चीजें मान के चलते हैं, और एक प्रैक्टिकलिटी होती है जिसमें एक्चुअल में क्या चीज अकर कर रही है, ठीक है। आगे देखिए, द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला कि अब ये जो प्रॉपर्टी आ रही है किसी भी मैटर के अंदर, वो आती कहां से है? ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी पहले से इनबिल्ट है। प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज होती है कि जो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बात बोली, गुस्सा करना और आप बहुत भी हंसमुख रहना, ठीक है। कुछ सैड घटना हो जाए तो आप क्या करोगे? आप दुखी हो जाओगे, सडनली आप बहुत शांत हो जाओगे, देखो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मैंने एक आपको रियल एग्जांपल देने की कोशिश करी। तो यही चीज कह रहे हैं कि ये जो चार्ज की, जो ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इसमें इसको चेंज भी हम कर सकते हैं। तो इसको, ये पहली बात तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो बिना चार्ज के कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग ना, बॉन्ड बनता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री पे जाते हैं। स्ट्रक्चर जो बनता है आपका किसी भी सॉलिड का, ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो कह रहे हैं कि यहीं से कि द एक्सेस और डिफिशियंसी, क्या बोल रहे हैं कि या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी मैटर के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, इन अ बॉडी इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन अ, ठीक है।
जनरली क्या माना जाता है कि बॉडीज हमेशा न्यूट्रल रहती है। क्या कहती है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल का मतलब हो गया टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज जीरो। मैंने क्या बोला? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर उसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो जाए, उसकी वजह से बॉडी पर एक नेट चार्ज आ जाता है। तो अब यहाँ पर अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे? तो यहीं से डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या डिफाइन करते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक चार्ज क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये कब आता है किसी बॉडी के ऊपर? जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए? घट जाए, यानी कि डिफिशियंसी की बात हो रही है, कमी हो गई। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जितने आपके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, प्रोटॉन पे कितना होता है? यही सेम मैग्नीट्यूड विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो क्या होगा? टोटल जब भी आप करेंगे तो टोटल हमेशा E, और जब हम प्लस करने जाएंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव, इट ऑलवेज इक्वल टू। समझ में आया? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अगर हमें रिड्यूस करना है तो अगर मैंने लिख दिया डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन के अंदर से, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रिड्यूस हो गया, राइट? तो तब मैं कह सकता हूं कि जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो बराबर नहीं होगी जो आपका इलेक्ट्रॉन डैश है। मतलब जो बाद का जब घटा दिया हमने तो उसके बाद के इलेक्ट्रॉन से कभी बराबर नहीं हो सकता, राइट? मैं ये कह सकता हूं ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? तो जब भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा क्या? जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी वही पोलैरिटी लेकर के चला आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां मैंने कहा 10 प्रोटॉन्स थे एंड बताइए 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एक्चुअल नेट पोलैरिटी यानी कि नेट टाइप ऑफ चार्ज कितना आएगा बॉडी के ऊपर? तो आप कहेंगे सर 10 प्रोटॉन माइनस 8 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होता है इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन। अरे सर इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि बाकी तो कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या लिखा है? फिर से पढ़ो जरा। इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू। इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। देखो हम कर क्या रहे हैं? कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 10 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 के कंपैरिजन में 8 है तो बचा कितना? एक्स्ट्रा कितना है? 2। वही 2 प्रोटॉन इसके ऊपर पोलैरिटी लेकर के आएगा। कौन सी पोलैरिटी होगी? वो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। तो फिर हम कह देंगे कि जिस भी बॉडी पर ऐसा अरेंजमेंट होगा हम कह देंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यही तो कहेंगे ना, और कुछ तो नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम हम बना सकते हैं। मैंने कहा कि इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू, तो मैं अब इलेक्ट्रॉन को रिवर्स कर दूं विद प्रोटॉन, है ना? तो यहां पर यहां प्रोटॉन के तो 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या? अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं यहां से, ये तो ऊपर रहने दो, यही एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है? इसी में कर देते हैं चेंजेस। तो अब हो जाएगा -10 क्योंकि ये निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और +8 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा? -2 इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव पोलैरिटी आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट होगा। चलो देखो, तो यहाँ पर
ये हम लोगों ने समझ लिया कि पोलैरिटी आती है डिपेंडिंग अपॉन कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव। रट गया ये बात, बस इतना याद रखना, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो ये वाली नोट्स भी आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें मैंने इंक की है ना, ये सब कुछ आपको एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन जो फ्लो चार्ट वाला है वो आपको लिखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट की, बात कर लेते हैं और कितने अलग अलग टाइप के कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज मैंने आप लोगों को 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ऐसा यूनिट क्यों यूज करते हैं पूरी फिजिक्स में। ये कॉमन यूनिट सिस्टम है जो कि हर कंट्री में यूटिलाइज होता है, और हमें जो भी न्यूमेरिकल्स करने होते हैं वो 90% टाइम्स एसआई में करने होते हैं, अनटिल अनलेस जितनी क्वांटिटी है वो किसी एक यूनिट सिस्टम में हो। न्यूमेरिकल में क्या होता है, कभी कभी मेजॉरिटी जो दी होती है वो सीजीएस में दी होती है, ठीक है। आपको आंसर निकालना है, ठीक, आंसर निकालना है तो सबको आप कन्वर्ट करने से अच्छा है जो आपका एसआई में उसको सीजीएस में करके सॉल्व कर लो, और जो भी आंसर होता है उसको एक बार में एसआई कर लो। प्रोसेस कौन सा बेटर है? अरे 6 क्वांटिटी लग रही हैं, 6 अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, एक वैल्यू एसआई में बाकी सारी सीजीएस में, तो व्हाट यू कैन डू कि आप उसको एक जो वैल्यू एसआई में उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सारे को सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो सीजीएस में आएगा, ऑप्शंस में एसआई होगा, तो आपको सिर्फ एक वैल्यू को एसआई में करना है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिसीजन, छोटी सी बात होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बार देखा गया है कि एसआई के पीछे टूट पड़ते हैं, सबको एसआई में करेंगे और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना। और ये भी कई बार देखा गया है रेशियो वाली क्वांटिटी से क्वेश्चन जिसमें यूनिट का कोई मतलब नहीं है, जानबूझ करके सीजीएस दिया जाता है और आप टाइम वेस्ट करते हो इसमें यूनिट कन्वर्जन में, जबकि उसमें कट जाएगा भाई। रेशियो यूनिट में यूनिट लेस आंसर होता है, मतलब उसमें यूनिट नहीं होता। जैसे मान लो हमने कहा कि एक होता है ना आपका स्ट्रेन, क्या होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है बताओ? स्ट्रेस मतलब तनाव हो गया आपका, है ना। स्ट्रेन क्या होता है? जो उसके डायमेंशन की बात करता है 11वीं की सेकंड किताब में जो लिखा हुआ है ना, किस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 या 1 है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो उसमें सीन क्या होता है, जैसे किसी भी मान लो एक रस्सी है, उस पर हमने बल लगाया, उसकी लंबाई बदल गई, ठीक है। तो हमने कहा जो चेंज आई उसकी लंबाई में उसको डेल एल कह देते थे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। और डिवीजन में भी लेंथ ही होती थी, इसी के रेशियो को तो स्ट्रेन कहते हैं। जो बदलाव आया लंबाई में अपॉन जो पुरानी लंबाई थी, ठीक है। अब ऊपर वाली लंबाई जो चेंज आएगी उसका भी मात्रक मीटर में ही होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। और जो आपने डिवाइड किया वो भी मीटर सेंटीमीटर इसी में होगा। तो जब भी करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूनिट सेम है तो कट नहीं जाएगी। तो अब तुम्हें से कहिए इस बच्चे को दिक्कत है, थोड़ा देखो, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। पहले इसकी लंबाई कितनी थी बेटा, एल, बल लगा खींच के लंबा कर दिया, कितना लंबा हो गया। तो दूसरा फिगर देखो, जो डॉटेड हिस्सा होगा वो क्या है, एक्स्ट्रा जो लेंथ आई, ये हो गया चेंज इन लेंथ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो आपने लंबाई बदली है, जो एक्स्ट्रा आ गया अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ। जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी यूनिट वाली बात है। स्ट्रेन कभी भी कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसकी जो ऊपर की यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, है ना, और नीचे की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा कोई यूनिट, बचेगा क्या, नहीं। तो स्ट्रेन हमेशा एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, मतलब ऐसी क्वांटिटी को एक फिजिक्स में कहा जाता है रेशियो। कैसा कहते हैं, रेशियो क्वांटिटी। रेशियो में हमेशा कोई भी यूनिट नहीं होती। तो जरा ये सब जो ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इस साल आपको पेपर बहुत अच्छे से करना है, तो स्टार्टिंग से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पढ़ो और देखो कि जो चीज हम निकालने जा रहे हैं क्या उसमें यूनिट लगेगी कि नहीं लगेगी। कई बार, मतलब मैं बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं और हम लोग जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन प्रेशर में ध्यान नहीं देते हैं और अपना टाइम, कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। फिजिक्स में, नीट में कई सवालों में इसलिए ऐसी चीज दी जाती है जिससे आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि पेपर में डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं है। तो क्या करे एग्जामिनर, तो तुम्हें उलझाएगा वो, ताकि तुम कोई गलत स्टेप करो, और क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है और तुम ऑलरेडी स्लो हो बायो से होने की वजह से, तो तुम्हारा और टाइम खराब हो जाए और तुम सेलेक्ट ना हो।
वहां एग्जामिनर का एम एक ही है कि तुमको सिलेक्ट होने से रोकना और सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट होने के लिए आगे पुश करना, दोनों बातें याद रखना। तो इसमें कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस बात ये होती है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो, तो उसमें आपकी जो मानसिक क्षमता है, एक डिसीजन मेकिंग स्किल जो है, उस 3 घंटे के अंदर क्या है, क्योंकि एक ऑपरेशन थिएटर में फ्रैक्शन सेकंड में लिया हुआ डिसीजन एक इंसान की जान की कीमत है। तो एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत वीक है वो एमबीबीएस नहीं करना चाहिए, या बीडीएस या कोई भी डॉक्टर मेडिसिन में नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऐसी चीजें क्रिएट की जाती हैं। लोग कहते हैं कि क्यों फिजिक्स पढ़ रहे हैं जबकि हमें जरूरत नहीं है। टेस्ट कैसे लोगे, सिचुएशन कैसे क्रिएट करोगे, प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे आर्टिफिशियल। मानते हैं टाइम थीटा लगा के तुम किसी का गला नहीं काटने वाले हो, है ना, मानते हैं ये बात। साइन थीटा टैन थीटा यूज नहीं करोगे वहां पर कोई एमएम लेकर के नहीं चल रहे हो। लेकिन जब आपको डिसीजन की बात आएगी, जब तक प्रेशर नहीं होगा सिचुएशन, तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं बताओ। बायो में कर देंगे प्रेशर, बायो में क्या प्रेशर कर देंगे, यही प्रेशर की भूल गए, है ना, रटे थे सब भूल गए। केमिस्ट्री में एक लिमिटेशन है, फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के थ्रू वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी इमेजिनेशन में जाना पड़ता है, ठीक, 2-3 चैप्टर्स लिंक किए जाते हैं और एक बढ़िया सा क्वेश्चन तब जाके तैयार होता है। इसीलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो आपको ये समझना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। कंप्लेन बहुत करते हैं क्या हाँ यूज करेंगे, ये सवाल मुझे आपने दे दिया आज तक, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, सिंपल है, 10th क्लास से देखो बेसिक्स लेके चलेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग को पता है कि 10th में पढ़ा था I = Q/T, है ना, 10th पे पढ़ा था, वही लेके आगे जाएंगे। तो Q का फॉर्मूला क्या बनता है, I × T। तो I होता है करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और T क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड एक इसकी यूनिट समझ में हमको आती है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, कूलम। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर ही इनकी यूनिट डेडिकेट कर दी गई। कूलम साहब ने ढूंढा तो कूलम साहब हो गए, ठीक। अब डायमेंशन लेकिन कूलम से नहीं चलेगा, डायमेंशन हमेशा एसआई यूनिट से चलता है, याद रखना। तो एसआई पकड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 80, क्योंकि एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया, वेरी गुड। अब ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मैंने अभी बताया जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर जो होगा एम्पियर आवर लिख दिया, क्या लिख दिया, एम्पियर आवर। तो बहुत सिंपल है, कूलम में कैसे करें, तो कूलम मत देखो तुम, एम्पियर सेकंड देखो। क्या देखोगे, एम्पियर सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एम्पियर तो एम्पियर ही रहेगा, सिर्फ सेकंड में 3600 आने वाला है। तो 3600 को बाहर लोगे तो 3600 कूलम बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। फिर से सोच लेना, इसको करके दिखाना है क्या। देखिए एम्पियर आवर था, ठीक, तो मैंने कहा एम्पियर तो एम्पियर ही रहेगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। 60 × 60 करोगे, 6 6 जा 36। मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, जीरो को भूल जाया करो। जैसे 60 × 60 करना है तो 2 जीरो आगे लिख लो पहले, फिर 6 6 जा 36, 3600 हो गया। इसके आगे क्या जाएगा, सेकंड, नंबर को आगे कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3600 इंटू एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, कूलम। तो क्या हो गया ये 3600 कूलम। ये हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक। नेक्स्ट यूनिट होती है फैराडे। एक फैराडे में कितने हैं, 96500 एम्पियर सेकंड या फिर कूलम, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है फैराडे एक बिगर यूनिट हो गई, ठीक। आगे देखिए, मिल्टन डिटरमाइन क्वांटम ऑफ चार्ज एंड एस्टिमेटेड इज टू बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं ये क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो 1 क्वांटा इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹। आगे ये 1 कूलम है, दिस इज 3 × 10⁹, ठीक है, स्टैक कूलम, ठीक है। आगे देखिए 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया, ठीक। नोट्स प्रिपेयर करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए एक एनिमेशन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं इससे थ्रू। ऐसे एनिमेशंस यूज करेंगे इस बार, जो थोड़ा सा
हिला देते हैं, है ना, अच्छा भी लगे, एंटरटेनमेंट चाहिए। चलो देखो बहुत सिंपल है, हुआ क्या यहाँ पर, ये क्या हुआ, जब भी आप ठंड में रजाई जो ओढ़ती हो, सिल्की कोई भी से कंबल ओढ़ते होगे ना, जैसे फर होते हैं, इसमें ऐसे हेयर्स के फॉर्म में ऐसे ग्रेन्स होते हैं, जैसे आप ऊनी कपड़े पहनते हो, है ना, जो इसमें भी ग्रेन्स होते हैं, मैंने बड़ा बोला ग्रेन्स मतलब जिसमें से निकला उभरा रहे कुछ अलग अलग सेपरेटेड हो, क्योंकि वो क्या होगा ना, वो सब पोर्स बन जाएंगे, फॉर क्या बन जाएगा, माफ करना, वो सब आपके से कील की तरह से निकले रहेंगे छोटे छोटे, अगर आप माइक्रो लेवल पर देखोगे, है ना, वो जो आपके हेयर टाइप ऐसे निकले रहते हैं, वो सब क्या है, एक्सेप्टर्स हो गए, जिस पर चार्ज आकर के बैठ सकता है, क्या कर सकता है, चार्ज आकर के बैठ सकता है, जिससे कि एक पोलैरिटी डेवलप हो सकती है। पोलैरिटी समझते हो, एक पूरी दीवार बन सकती है किसकी, चार्ज की, जिसमें अलग अलग चार्ज सब आकर के पॉइंट 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 के फॉर्म में बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब होता क्या है, जब भी आप रबिंग करते हैं, क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, रबिंग हम जानबूझ के नहीं करते हैं, ऑब्वियसली हाथ है तो हम कभी कभी कपड़े साफ कर रहे हैं ना, कभी बाल फेर रहे हैं, हम इस तरीके से अपने हाथ को क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी कोई फरी क्लॉथ होता है, वो कभी गर्मी में ऐसा नहीं होता, नोटिस करो, गर्मी में ऐसा नहीं होता है, ये ठंड में ही क्यों होता है, बिकॉज वही बात हो गई कि ऐसे जो आपके लो ग्रेन के कपड़े होते हैं, जैसे ठंड के जो हमारे कॉटन से बने होते हैं, उसमें वेरी लो ग्रेन होता है ना, उसमें कुछ खास नहीं है कि जहाँ पे आप रबिंग करके फ्रिक्शन से कुछ डेवलप कर सके। हाँ, अगर करोगे, बहुत ज्यादा रबिंग करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली एक्सीडेंटली नहीं होता है, जैसे क्योंकि हम लोग ठंड में काफी यूज करते हैं कंबल्स को, तो बार बार उसको ओढ़ना हटाना, तो इनडायरेक्टली आपका रबिंग होती है। और ये जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, आप चाहोगे तो कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ, जो घर में एक डोमेस्टिक वे में हम लोग को हल्का शॉक लगता है, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया, ठीक, तो उसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब भी हम रबिंग करेंगे, जैसे मान लो अपना बाल ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर इस पेन को ऐसे ऐसे करके रगड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि जब भी हम रबिंग करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन में क्या होगा भाई, एनर्जी होगी ना, तो उससे क्या होगा, आपके चार्ज ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, और एक सिंगल पोलैरिटी का चार्ज इस पर रह जाएगा। हमेशा याद रखना, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वही एक्सेप्टर वाला हो, जैसे अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो मैं चाहूंगा निगेटिव चार्ज मेरे पास आ जाए, तो और मैं किसको चाहूंगा कि वो ना आए, पॉजिटिव चार्ज को। तो अब ये ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कोई सिंगल पोलैरिटी ही इस पर रह जाएगी आफ्टर रबिंग। अब जब भी हम इसको लेकर के जाएंगे किसी दूसरे कंडक्टर के पास, ठीक, तो उसके ऊपर ऑलरेडी क्या ये कंडक्टर मतलब मेटल से बना हुआ है, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, आपको अच्छे से पता है ना, इसके पास तो भैया एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होता है कि ये रेडी है कंडक्ट करने के लिए। तो जैसे ही हम इसके पास जा रहे हैं, देखो बहुत क्लोज पहुंचे, तो सडनली क्या हुआ, सारे चार्ज भाग करके कहाँ चले गए, उसके पास। और जब भी मोशन होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस एनिमेशन में दिखाया गया बहुत हाई अमाउंट में है, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत पतली सी आपकी स्मॉल सी आपकी क्या होती है, स्पार्क जनरेट होती है, जो कि तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है। एक बार पकड़ने के बाद दोबारा करंट नहीं लगता है, क्योंकि एक बार आप पकड़ते हो मैक्सिमम चार्ज क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको शॉक लगता है, उसके बाद नहीं लगता है, ठीक है। तो यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे चार्ज था और इस सरफेस पे चार्ज था, जब ये बहुत क्लोज आ गए तो सडनली क्या हुआ, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, उस प्रोसेस में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। समझ में आ गया, इसको डिस्चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि चार्ज आपका डिस्चार्ज हो गया, मतलब इस तरीके से ये बॉडी डिस्चार्ज हो रही है और ये बॉडी क्या हो रही है, अभी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और उसका जैसे ही इस आपका सेटल होगा, उसके बाद यहाँ पर कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट एक्सेस और डिफिशिएंसी, ये बता चुका हूँ। चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल। अभी जस्ट एक एनिमेशन पढ़ करके आ रहा है, उसमें हमने देखा कि हाथ से चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है उस हैंडल के ऊपर। इफ अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद एन अनदर बॉडी, देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि बिना मैटर के चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बिना किसी भी मैटर के एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कैसे बताया मैंने कहा था एक बॉडी है जिसके ऊपर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0 बट मास इज नॉट 0, ठीक है। मास कितना है आपका, m, कितना है m, मतलब मैटर एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना, लेकिन चार्ज मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
तो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। तो अगर चार्ज है तो आप मान सकते हो कि वहां मास तो होगा ही होगा, बिना उसके एग्जिस्ट ही नहीं करेगा चार्ज। द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज। तो कह रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बाद में हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूमेरिकल्स में ये चीज होगा। तो जब भी मैंने क्या बोला, मास ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है, एक्सेस हो या फिर डिफिशिएंसी हो, उससे एक पोलैरिटी आएगी ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब उसका मास चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं जब भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मास, ऑब्वियसली किसी से कोई चीज छीन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसको डिफिशिएंसी, कुपोषण कर रहे हो, कुपोषण पैदा कर रहे हो, है ना। तो उसको कुपोषित किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बेचारे के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, छीन लिए 5, तो 5 कम हो गए ना। तो अब ये क्या होगा, उसका मास क्या हो गया? डिक्रीज। जब भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब तो एक्सेस है, ठीक है, 10 लोगों के बैठने की जगह थी, हमने 20 को बैठा दिया, ठीक। जो एक्स्ट्रा पैसेंजर आएगा वो हमेशा अपना वेट लेकर के आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो रहा है, मास आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बहुत अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज है उस तरीके से डिफाइन किया गया कि यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। तो किसी भी बड़े से बड़े चार्ज को हम n मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके, वेयर n इज ऑलवेज अ इंटीजर, बिकॉज चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो वहां पर n अगर इंटीजर रहेगा तो इंटीजर आप जानते ही हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग आपके मैंने बोला ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, काउंटिंग कहोगे कि 1 2 3 तो इंक्लूडिंग 0, वो क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ द क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, ठीक है। ये हम लोग जानते ही हैं कि जो भी चार्ज वो कैरी करता है उसे कहते हैं क्वांटम ऑफ, 1 क्वांटम ऑफ चार्ज ही पढ़ाया था ना मैंने, बोला था ना 1 क्वांटम ऑफ चार्ज, तो वही क्वांटम से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अभी क्वांटाइजेशन में कोई दिक्कत? पढ़ दे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर नंबर का मल्टीपल है ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा चार्ज हो, 10 कूलम, 15, 20, 25, 30, 40, 1000, जितना कर सकते हो करो, जब भी करोगे उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो वो ई के मल्टीपल में ही आएगा, मतलब 1.6 into 10⁻19 into n की कोई एक वैल्यू होगी, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट टोटल चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे वो 10 हो चाहे 15 हो, जैसे जितना चार्ज होगा उसके हिसाब से n की वैल्यू होगी। चार्ज पॉजिटिव होगा तो n पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो n नेगेटिव होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ये कह सकते हैं कि हम तुमसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ 10 कूलम चार्ज में कितने प्रोटॉन होंगे। मैंने कहा कितने प्रोटॉन होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो आप क्या करोगे, 10 को डिवाइड कर दो किससे? 1.6 × 10 पावर, तो करके जरा मुझे n की वैल्यू बताएंगे आप। चलिए देखिए, तो ये कितना सिंपल है, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। जगह नहीं है, चलो हम कर लेंगे मैंने। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.6 है, ठीक। थोड़ा और आसान करें क्या, 2 5 10, ये क्या हो जाएगा 0.8, है ना भाई। अब यहाँ पर 0.8/10 करेंगे 10 की पावर -20 हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, तो 5 × 10 to the power प्लस का 19, ठीक। और 8/10 था नीचे, तो ये जो 10 है अगर हम ऊपर लाएंगे 10 की पावर -7 बनेगा, और सीधे, और मैंने एक ट्रिक सिखाई थी ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। तो ये डिनोमिनेटर 8 था, उसका डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो वेरी गुड, तो इसको सीधे ऊपर लेके जाओ, है ना, यहाँ से सीधे ऊपर, ठीक। फिर से 2 का टेबल पढ़ देते हैं, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा ये? 2 4 जा और 2 5 जा, है ना, 2 5 जा, ठीक। अब कहाँ लिख दे बताइए भाई, यहाँ लिख दे,
तो अब हमारा नया कितना है, 2 5 हो गए, एक 5 ये हो गया और एक 5 ये हो गया। अब मेरे पास कितने 10 बचे, 19 टाइम्स, तो नीचे क्या बचा है 4। ठीक, तो 2 10 मैं खोल लेता हूं पहले ही, 10 इंटू, या इसको 100 कर देते हैं। ठीक, 100 करने से क्या होगा, 25 4 जा 100, 25 चौका 100। अब कितने बचे यहाँ पर, 10 की पावर 70, कितने बचे 70। और यहाँ कितना है भाई, यहाँ 4 है, क्या है 4। और सीधे ये हो जाएगा 25, कितना आ गया 25 इंटू 25 इन 10 पावर 70, कितना आ जाएगा 17। ये कितना हो गया 625 10 की पावर 70, या फिर 6.25 इंटू, देखो 2 निकालेंगे जीरो से यहाँ से, तो 10 की पावर आपकी जाएगी 19, 10 की पावर 19। कैसे होगा, अरे भाई डेसिमल लगाओगे तो मल्टीप्लाई भी तो 100 से करना पड़ेगा ना, तो 100 से करोगे 10 का स्क्वायर हो गया, और 17 + 2 19। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, 6.25 टू पावर 19। तो इसका मतलब जो ये डेफिनेशन कह रही थी कि किसी भी चार्ज को आप इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो प्रूव भी हो गया। और इसने बता भी दिया कि जो इंटीजर नंबर है वो कितना है 6.25 टू पावर प्लस 19। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज एक कंजर्व्ड है, मतलब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ, भाई कंजर्वेशन लॉ ये कहता है फिजिक्स में कि ऐसी भी चीज जैसे एनर्जी की बात करें या फिर हम चार्ज की बात करें, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं होगा, एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, ईदर केमिकल रिएक्शन हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हो। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अभी तक नहीं पाया गया है, कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया कि चार्ज को आप डिस्ट्रॉय या फिर आप क्रिएट कर रहे हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं ये कहूं कि मैंने ऐसे हाथ अपने बालों पर रब किया और मैंने चार्ज को क्रिएट कर दिया, ये टोटली एक गलत स्टेटमेंट होगा। मैंने बस इतना किया कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस से चार्ज को ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड। अब अगर मैं मेरे हाथ में 10 कूलम का चार्ज है, तो चाहे मैं खड़ा रहूं चाहे मैं भागता रहूं, वो 10 कूलम का चार्ज वैसे ही बना रहेगा, अनटिल अनलेस मैंने अपने हाथ को किसी और बॉडी से कांटेक्ट में लिया, जिससे कि ये चार्ज ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आगे के चैप्टर्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो इन्होंने एक हेडिंग आपको, देखो ना समझ में आया कुछ भी तो बस हेडिंग पे टूट पड़ो। फिजिक्स पढ़ने नहीं आती हम लोग को और हम लोग कहते हैं फिजिक्स कठिन है। मैंने कितनी बार बोला है कि इंग्लिश अच्छी हो जाए या इंग्लिश अच्छी ना हो, तो बस आप उसको ब्रेक करना सीख रहे हैं। ठीक है, ब्रेक करते हैं। एक्सेलरेटेड क्लियर है कि मोशन में आएगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा ना भैया। त्वरण कब होता है, जब आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन नहीं होता है। ये सब तो 9th में ही पढ़ा था भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, अपन कहते हैं v - u, v कहते थे फाइनल वेलोसिटी, u कहते थे इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। सीधे 9th में चले गए, 9वीं कक्षा में। तो ये तो समझ में आता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज हो ही नहीं रही है यार, फाइनल वेलोसिटी भी वही है और इनिशियल भी वही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेटेड का काम तो तभी आएगा जब आपका मोशन हो रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, कह रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज, तो अभी तो मैंने एक बॉडी की बात करी, मतलब मान लो एक भाई साहब हैं जिसके ऊपर 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
वो भाई साहब मोशन करने लगे, u से कर रहे हैं, बाद में समय के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, v से करने लगे, तो चेंज इन वेलोसिटी आई और यहां से यहां तक उनको समय लगा कि डेल्टा t मान लेते हैं। समझ में आया? जिसको तुम 10 सेकेंड 15 जो दिमाग में आया कर लो। कुछ समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, इस दौरान इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ एक्सेलरेशन तो रहेगा। उसके बाद हेडिंग पढ़ो, इतना पढ़ दिया कि भाई साहब भी मिल गए, मोशन भी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी है और उनके पास चार्ज भी है। ठीक, अब वो भाई साहब क्या करेंगे, रेडिएट वर्ड का मतलब क्या होगा, उनकी बॉडी से निकलने वाली कुछ एनर्जी उनके बॉडी से निकलेगी। जैसे सूरज से क्या होता है, आपकी सोलर रेडिएशन आप तक आती है, मतलब वहां से एनर्जी आपके पास पहुंचती है रेडिएशंस के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोलर क्या करता है, रेडिएट करता है एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब सोलर आपका रेस्ट पे नहीं है, पहली बात जान लो। सोलर सिस्टम में हम कहते हैं सूर्य रुका हुआ है, नहीं, हाँ पता है कुछ है। चलो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बेहोश नहीं करना है किसी को। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब भाग रहे हैं 10 कूलम का चार्ज लेकर के और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं भागेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन से भागेंगे, मतलब वेलोसिटी बदलते रहेंगे, तो ये अपने आसपास क्या करेंगे, एनर्जी को रेडिएट करेंगे। इतना मोटा मोटा समझ में आ गया। एक चीज समझ में आई, एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, कैसे होता है। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तुमको ईएम वेव आ गया, आपको ये क्या सिस्टम हो गया। आपकी जो फिजिक्स में 12th की फिजिक्स इतनी आसान क्यों कहते हैं पता है, इसमें बस एक चैप्टर में ढंग से पढ़ लो, पूरा काम हो गया। एसी को छोड़कर बाकी सब लिंक्ड हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है, उसको छोड़ दो, बाकी सबका ग्रंथ यहीं शुरू होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ ली तो मैग्नेटिक भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक, ईएमआई भी अच्छे से आ जाएगा, ईएम वेव भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलकर के ईएमआई और ईएम वेव को क्रिएट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी बेचारा बीच का है, होना आधा इधर का है ना उधर का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न अगर देखा जाए, इनिशिएशन कहाँ से होते हैं, चार्ज से होते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही चार्ज दौड़ने लगता है तो कहते हैं कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब यही दौड़ते अगर हम करंट को एक वायर से देखते हैं तो उसके आसपास हमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट मिल जाता है। तो अब वहीं से जो एक ही चार्ज है, एक ही आदमी है, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर देता है। अब यहीं से वापस से आओ कि भाई चार्ज आपका एक्सेलरेशन 0 या फिर रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, उस पर इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। ठीक है, बड़ी समझ में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया भाई साहब कि अपने आसपास जो मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, एक शब्द उसका इन्फ्लुएंस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको किसी चीज के प्रति क्या एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। वो कैसा भी इफेक्ट हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। हो सकता है हमारी एनर्जी सिंक ना हो, आप हमसे दूर भागे, रिपल्शन। हो सकता है आपकी हमारी बहुत अच्छी बनने लगे और हमसे अच्छी दोस्ती हो जाए और हम क्या हो रहा है, बहुत एक दूसरे से आकर्षित है, बात करने में इच्छुक रहते हैं, है ना, पढ़ने में इच्छुक रहते हैं साथ में। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसी एक फील्ड रीजन क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर कोई दूसरा एक चार्ज के आसपास एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है, रीजन हो जाता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जैसा इफेक्ट फील होता है। समझ में आया? ऐसे ही रीजन कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी वो रेस्ट पर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा, अब ध्यान से, acceleration is still 0 because v is constant, acceleration is still 0, it is not radiating energy। हाँ, ये बात सत्य है कि एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। हेडिंग ने क्लियरली समझाया है कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तभी एनर्जी क्रिएट, लेकिन चार्ज जब मोशन में आए, अभी बोला इलेक्ट्रिसिटी बेचारा बीच का है, वो ना इधर रह सकता है ना उधर। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका हक है, कोई इसे छीन नहीं सकता। वो जब भी रहेगा, जहां भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा। लेकिन जब वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। ठीक, ये किसने बताया था? ओस्टेड साहब ने क्लास 10 की एनसीईआरटी में सिखा दिया।
जिसको ओवरस्टेट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कि करंट फ्लो करता है। अब करंट की तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है भाई, ऐसा तो होता नहीं। बैटरी तुमने एक बार लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, और वही वोल्टेज जो है वही तो वर्क करता है चार्ज को फ्लो कराने में। वही 10th क्लास की किताब में लिखा हुआ है, दूसरे ही पन्ने पे नीचे के साइड में, राइट साइड में नीचे के कॉर्नर में से लिखा हुआ ब्रैकेट बना करके, V = W/Q। तो बैटरी ने वर्क किया एक Q चार्ज को किसी वायर, ये एक वायर हो गया, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में, तो वर्क डन बाय बैटरी। किसने कार्य किया? बैटरी ने किया। बैटरी एक ही है, ठीक, उसका चेंज नहीं होता, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी मोशन की, क्योंकि इतना ही एक फिक्स उसके पास पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल वो लगा सकता है, उससे ना कम कर सकता है ना। समझ में आया? तो वो वाला केस कैसा हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि एक सेल अगर ले लूं, एक सर्किट बना लूं, एक वायर लगा दूं, तो उसके अंदर एक ये केस बन सकता है, चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बट नो रेडिएशन कह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड है तो, लेकिन रेडिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंडीशन फिर से हेडिंग पे रुक जाओ, एक्सीलरेशन होगा तभी। यहीं से यहां तक पहुंच गया, पता है कौन चैप्टर तक? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब पहुंचेंगे ईएम वेव। ईएम वेव भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा चैप्टर है, उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है, लेकिन रेडिएशन ऑफ एनर्जी वहीं पर पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां आप पाएंगे जब V इज नॉट कांस्टेंट, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वेरिंग चार्ज, ठीक है, या फिर जो मोशन हो रहा है वो क्या है? विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे कि टाइम वेरिंग, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है वो तो परमानेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली मोशन में आ गए, अगर हम चाहे ऐसे मोशन करें, मैग्नेटिक फील्ड तुरंत आ जाएगी, जैसे ही चार्ज मोशन में आ जाएगा। अब लेकिन वो एनर्जी रेडिएट करेगा बिकॉज देयर इज आल्सो अ एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो यही होता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो चार्ज, मैग्नेटिक जानते ही हो, ठीक, और वेव्स के फॉर्म में जब वो ट्रैवल करता है, तो मैं यही सिखा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by that charge will be always perpendicular to magnetic field and the energy और radiation जो होगा वो इन दोनों के भी perpendicular होगा। अगर दोनों x और y एक्सिस में है तो वो एनर्जी रेडिएशन z एक्सिस में। समझ में आया? कोई इतनी बड़ी प्रेशर की बात नहीं है, आया तो ठीक, नहीं आया तो इसको हाईलाइट कर लेना, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो पन्ना पलट करके देख लेना, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए अब अगली क्लास में हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर से स्टार्ट करेंगे। वैसे स्टार्ट करने ऐसा कुछ है ही नहीं, तो पहले से ही हम लोग को पता है कंडक्टर क्या होता है। बताओ, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक्सेस में क्या हो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि क्या हो भाई? गुड कंडक्टर भी कह रहा है। गुड कंडक्टर क्या होता है? जिसपे चार्ज आसानी से फ्लो कर सके, है ना। जब भी एक बैटरी इसके आगे दो टर्मिनल पे कनेक्ट करें तो आसानी से करंट फ्लो कर जाए, वो गुड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर यानी जैसे लकड़ी, कहते हैं ना आपको करंट मारेगा तो हम लकड़ी से आपको छुड़ा लेंगे। क्यों कहते हैं लकड़ी से? क्योंकि लकड़ी जो है वो एक इंसुलेटर है ना। उसके किसी दो टर्मिनल पर अगर आपने बैटरी के दो वायर लगा दी तब भी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ही ज्यादा कम या फिर ना के बराबर होती है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो मोशन कौन करेगा? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगली क्लास में इसका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।